जब आप पॉपकॉर्न खाने जाएंगे तो उसके टेस्ट से ज़्यादा शायद जीएसटी की याद आएगी। सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचने जाएंगे तो जीएसटी का डर सताएगा। दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन मुद्दों को लेकर जो फैसला हुआ और जिस स्वरूप में लोगों तक इन फैसलों की जानकारी पहुंचाई गई, उसने एक जीएसटी विरोधी लहर सी पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं, वो भी बुद्धिजीवी लोगों की तरफ से। ऐसा लगने लगा है कि जीएसटी को हम गुड एंड सिंपल टैक्स बनाने चले थे, लेकिन शायद ये गब्बर सिंह टैक्स बन गया है। लेकिन ये क्या परसेप्शन, जीएसटी को लेकर धारणा सही है? जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम क्यों नहीं देखते कि जीएसटी से पहले क्या हाल था। राज्यों में अलग अलग 495 तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती थी, जो अब सिमट कर महज 12 रह गई। जब हम जीएसटी की आलोचना करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि कई सारे प्रोडक्ट, गैर ब्रांडेड फूड आइटम हो गए, कई लाइफ सेविंग दवाएं हो गई, इन सब पर पहले टैक्स लगता था, अब कोई टैक्स नहीं लगता है। फिर भी सवाल उठता है कि जब जीएसटी से हमें इतनी सारी अच्छाइयाँ मिली हैं, तो फिर समय समय पर जीएसटी को लेकर विलेन के तौर पर इसे क्यों पेश किया जाता है? ये परसेप्शन क्यों बन रहा है? क्या हमने उम्मीदें ज़्यादा पाल रखी हैं? क्या हम जीएसटी से जुड़े फैसलों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं? या फिर क्या हम जीएसटी को लेकर बेहद सरल बनाने की कोशिश में इसे कई बार जटिल बना देते हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने इस खास शो में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। बाईस दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद पॉपकॉर्न पर जीएसटी के 3 रेट सोशल मीडिया मीम्स में छा गए हैं। यही नहीं, पूर्व सीईए केवी सुब्रमण्यन और पूर्व सीईए अरविंद सुब्रमण्यन ने भी इस फैसले को जटिलता बढ़ाने वाला, ब्यूरोक्रेट्स के लिए मुफीद और आम नागरिक की दिक्कत बढ़ाने वाले कदम बताया है। जीएसटी काउंसिल ने अनपैकेज्ड अनब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 5%, ब्रांडेड पैक्ड पॉपकॉर्न पर 12% और अब कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाई है। मीम्स के बहाने कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी एक्स पर लंबा पोस्ट लिखा है। जीएसटी चोरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड से लेकर सिस्टमिक समस्याओं और कंप्लायंस की दिक्कतें भी गिनाई है। साथ ही सरकार को चुनौती दी है कि क्या प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इसमें पूरी तरह से बदलाव लाने और जीएसटी 2.0 शुरू करने की हिम्मत दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूट कर रही है जीएसटी के नाम पर। नमकीन पॉपकॉर्न ये जीएसटी लगेगा, उसमें आप मीठा मिला देंगे तो ये जीएसटी लगेगा। आज की डेट में, आने वाले समय में निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी अगर रह गई सत्ता में तो आपके सांस पर भी ये जीएसटी लगा देगी, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं आम जनता से लूट की छूट चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया और मीम्स में पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर चल रही चर्चा पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न में एडेड शुगर है, इसलिए इस पर पर्याप्त चर्चा के बाद एरेटेड ड्रिंक्स की जैसी चीजों की कैटेगरी में इसे रखा गया है। कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली। अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जूस हो, जिसमें एडेड शुगर है। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। सवाल सिर्फ पॉपकॉर्न पर जीएसटी का नहीं है। राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते रहे हैं। सवाल यह है कि जीएसटी को विलन की तरह क्यों पेश किया जाता है।
1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गुड एंड सिंपल टैक्स बताया था और कहा था कि इससे टैक्स सिस्टम करप्शन फ्री होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं बढ़ेगा बल्कि बिजनेस करने का तरीका भी बदल जाएगा, अंतिम फायदा कंज्यूमर को होगा और घरेलू इकोनॉमी से लेकर निर्यात तक को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। सवाल यह है कि 7 साल में जीएसटी अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हो पाया है। क्या अभी भी जीएसटी एक जटिल सिस्टम है जिसमें कई खामियां भी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जीएसटी को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो यही सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ कई सारे मेहमान इस शो में जुड़ रहे हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं जो कि प्रवक्ता भी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है जो कि जीएसटी को काफ़ी करीब से समझते भी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत जी हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और टैक्स के मामलों पर पैनी नज़र भी रखते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर AK भट्टाचार्य साहब हैं। KCC ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली जी हैं जो हमारे टैक्स गुरु भी हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन साहब। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे साथ वेद जैन जी जुड़े हुए हैं। वेद जैन जी जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं कि एक रेट करना पॉसिबल होगा नहीं, सिंप्लीफाई करना, टैक्स रेट को रेशनलाइज करना एक अलग रास्ता है, लेकिन एक रेट करना संभव नहीं है। तो आपको लगता है कि इस तरह के जो विवाद उठते हैं, छोटे मोटे विवाद, किस पे 5%, किस पे 12%, किस पे 18%, इन तरह के विवादों का छुटकारा पाने का एक रास्ता ये है कि आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए रेट स्ट्रक्चर को? देखिए लक्ष्मण जी, ये तो बात माननी पड़ेगी कि एक रेट नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कुछ एसेंशियल आइटम है जैसे खाने की चीज़ें हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आटा है, घी है, चावल है, चीनी है, जो एक आम आदमी नागरिक यूज़ करता है, उसके ऊपर अगर आप ये 18% का जीएसटी लगाना संभव नहीं है। और आप ये भी मानेंगे कि देखिए टैक्स की कलेक्शन करना भी ज़रूरी है। तो आज की डेट में राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर अपना बजट चलाना है, अपना प्रशासन चलाना है, तो एक कलेक्शन होनी भी ज़रूरी है। तो ये तो जरूरी है कि टैक्स रेट तो मल्टीपल होंगे, एक रेट नहीं हो सकता, क्योंकि जो साधारण नागरिक है, गरीब नागरिक है, उसकी जो खाने की चीजें हैं उसके ऊपर आप रेट नहीं लगा सकते। लेकिन इस तरह की जटिलताओं से कैसे बचा जाए? वे जैन साहब, इस तरह की जटिलताओं से कैसे बचा जाए? उसकी जटिलताओं के लिए देखिए, उसी समय जब जीएसटी आया था उसका एक रोड मैप बनाया गया था। उस समय कहा गया था कि अभी हमने 5, 12 और 18 मेनली 3 और एक लग्जरी आइटम पे 28% का लगाने का, जिसे हम सिन गुड्स कहते थे, लगाया था। लेकिन ये वादा जरूर किया था सरकार ने कि हम इस रेट को कम घटा देंगे, इस स्ट्रक्चर को नैरो डाउन करेंगे। तो ये कोशिश हो रही थी कि 12 और 18 वाले को मर्ज किया जाए किसी तरह से और इसे 14 या 15 में लेके आया जाए, ताकि ये जो विवाद है कि मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर है, इसे कम किया जा सके। इसे खत्म नहीं किया जा सकता, इसे कम किया जा सकता है। 0 और 5% तो बहुत संभव रहेंगे, क्योंकि देखिए खाद्य पदार्थों पे जो आम नागरिक, गरीब नागरिक की चीजें, उस पर आप जीएसटी लगा नहीं सकते। इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो खाद्य पदार्थ हैं, जरूरी है लेकिन कलेक्शन के लिए जरूरी है, तो 5% लगाना पड़ेगा। लेकिन 12 और 18 वाले स्लैब को मर्ज किया जा सकता है। ये सरकार का वादा भी था जिस समय जीएसटी आया था कि हम इस रेट को रिवाइज करेंगे और इस रेट के बारे में रिवीजन होगा, और शायद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इसको कंसिडर भी कर रहा है। वहाँ कोई शायद कंसेंसस नहीं बन पा रहा, तो शायद इसीलिए ये आपने बहुत अच्छा रास्ता बताया कि एक रास्ता है कि रेट को थोड़ा सा रेशनलाइज किया जाए, तो इस तरह की उलझन से बचा जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जीएसटी कितना गुड एंड सिंपल टैक्स है और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। वेद जैन साहब, आपके पास मैं आऊँगा, क्योंकि इससे ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको एक सर्वे का जिक्र करके बताया था। उसी सर्वे में पूछा गया कि लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का बदलाव चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने, यहाँ तक कि रेट रेशनलाइजेशन से ज़्यादा लोगों ने मांग इस बात की कि प्रोसेस को थोड़ा सा आसान करिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप देते हैं उसकी प्रक्रिया को आसान करिए। करीब 88% MSME और 83% लार्ज कंपनियों ने इस तरह की मांग की है। तो आपके हिसाब से, चूंकि आपके कई सारे क्लाइंट होते हैं, आप भी करीब से देखते हैं जीएसटी को, सबसे बड़ा रिफॉर्म और तुरंत रिफॉर्म करने की जरूरत कहाँ पे है, रेट रेशनलाइजेशन को छोड़ दे तो? देखिए, जो मैंने लक्ष्मण जी पहले कहा, रेट रैशनलाइजेशन के अलावा जो सबसे बड़ा इशू है, देखिए जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय ये कहा गया था कि 1 नेशन 1 टैक्स और पास थ्रू होगा और कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं आएगा।
और कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं आने का सबसे बड़ा चैलेंज होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं जो परचेज करूं, जो भी खर्चे करूं, उस पर जो मैं जीएसटी दूं, तो जो भी मैं सेल करूं या सर्विसेज करूं, उसके ऊपर इनपुट क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। ओवर ए पीरियड देखिए, जब जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद जो हमने उसमें कोशिशें करके कुछ कंसेशन एसएमई वगैरह को दी और औरों को दी, तो जीएसटी काउंसिल ने समय समय पे या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है इंडस्ट्री के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बिजनेसेस के लिए। तो नेचुरली जब हम ये बात करते हैं कि कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा और आपको वन नेशन वन टैक्स होगा, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट है कि मेरे को जो भी मैंने परचेज की है, जो भी मैंने सर्विसेज रेंडर की है, उसके ऊपर मुझे सारा क्रेडिट मिलना चाहिए और इनपुट टैक्स क्रेडिट आना चाहिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, बहुत बड़ी इश्यूज हैं आज की डेट में। दूसरा इशू एक इंडस्ट्री का बहुत जबरदस्त है कि बहुत सारी आइटम को आपने जो कि सबसे ज्यादा आज की डेट में मुझे इफेक्ट करती हैं, उसके ऊपर जीएसटी लागू नहीं किया। आपने बहुत सारी आइटमों को आज की डेट में छोड़ा हुआ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसमें से एक है और उसके अंदर जो और जो आइटम है, अर्बन एटीएफ वगैरह है, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, इसके ऊपर जो इशू आया है। तीसरा, रियल एस्टेट को बहुत बड़ा चैलेंज आया हुआ है कि रियल एस्टेट में ओवर ए पीरियड काफी चेंजेस किए गए, लेकिन उसने भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया रियल एस्टेट के सेक्टर में कि आप परचेज करते हैं, उस पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा और जो वर्किंग में मिलेगी। इससे क्या है कि हमने सिस्टम को फिर कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की है। जो हम कह रहे हैं कि जीएसटी एक सिंप्लीफाइड टैक्स होगा, गुड एंड सिंपल टैक्स होगा। तो अभी जो जरूरत है, जैसे तीन चीजें मैं आपका नोट कर लेता हूं, जैन साहब, तीन चीजें नोट कर देता हूं। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना, रियल एस्टेट को सिंप्लीफाई करना, इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी के दायरे में लाना, ये भी एक मुद्दा रहा। अंशुल जी, यही सबसे बड़ी चिंता है राज्यों की कि हमारी भरपाई कैसे की जाएगी अगर टैक्स, अगर हम पेट्रोल डीजल एटीएफ को ले आते हैं जीएसटी के दायरे में, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? ये राज्यों की एक बड़ी चिंता है। यही कि राज्यों की तरफ से थोड़ा सा विरोध रहता है। अंशुल जी। नहीं, बिल्कुल चिंता है। और यहाँ पर जो एक तरह से जो हमारे जो कर की जो व्यवस्था है वो ये इस पे आधारित है कि कैसे हमारे जो सरकार जो रेवेन्यू आ रहा है उसका बंटवारा कैसे हो राज्य में और केंद्र सरकार के बीच में। जीएसटी में एक व्यवस्था आई, एक विकृत व्यवस्था आई, लेकिन आई तो यहाँ पर। और फिर मुझे नहीं लगता सेस वो वैसे भी अगले साल अगर जो खत्म होने वाला है वो उसको खत्म नहीं होने देंगे, उसको बढ़ाते रखेंगे, क्योंकि अच्छा खासा पैसा तिजोरी में आ रहा है और वो प्रिंसिपल अमाउंट जो कंपनसेशन और ये सब का देना था कहाँ से देंगे? उनके पास तो वो तबीयत है नहीं, वो जानकारी है नहीं कि पैसा और कैसे कमाएं। ये इस सरकार को तो पता नहीं है कि अपनी तिजोरी कैसी भरनी चाहिए। वो तो गरीबों से लेते हैं पैसा, उनकी जेब में हाथ डालकर, और बड़े बड़े कारोबारियों को फायदा करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कुछ बातें यहाँ पर अच्छी उभर के आई कि यहाँ पर फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। और एक आंकड़ा सामने आ रहा है कि जीएसटी में जो फ्रॉड की वजह से 2 लाख करोड़ का एक नुकसान हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है, और हम बुनियादी सवाल पे इसलिए आते हैं क्योंकि लोग फर्जी कंपनियां खड़ी कर रहे हैं जो जानते हैं इस जीएसटी के खेल को और फ्रॉड कर रहे हैं। और सब बात आती है टेक्नोलॉजी की चुनौती पे कि टेक्नोलॉजी यहाँ पर कितना जरूरी है। आपने तो जो छोटे उद्योग थे उनको तो बिल्कुल खत्म कर दिया, वो लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास जेब में पैसे नहीं थे, मांग कम हो गई, उत्पादन कम हुआ, बेरोजगारी हुई, मांग कम है, तो इसीलिए जीएसटी और भी कम होता जाएगा। तो ये एक ऐसा नहीं है, अब हमारी सारी अर्थव्यवस्था तो जुड़ी हुई है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि जीएसटी पे बात करिए लेकिन हमारी गिरती हुई अर्थव्यवस्था की जिक्र ना करिए? ये बहुत सारी एक व्यापक समस्या है और जीएसटी एक इसका हिस्सा है। जीएसटी, और फिर भी जीएसटी एक मुकम्मल मतलब एक एंड नहीं है, वो एक प्रोसेस होता है कि अपने टैक्स स्ट्रक्चर को कैसे रैशनलाइज करें और बेहतर कैसे बनाएं, इसको संशोधन कैसे हो। हमारा ये मानना है और मैं ये बार बार कह रहा हूं, जब तक व्यापक संशोधन इस पे नहीं आएगा, इसका पूरा आकार नहीं बदलेगा, इसमें कोई भी उन्नति हो नहीं सकती। ठीक है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, 2-3 बातें निकल कर सामने आई, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पे चाहूँगा कि एक तो भट्टाचार्य साहब ने कहा, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने करीब से देखा भी है कि कंसेंसस बिल्डिंग की जो कोशिश होनी चाहिए थी शायद उतनी कोशिश नहीं हो पा रही है। और दूसरा कि हम लोग पेट्रोल डीजल एटीएफ जैसे चीज़ों को जितना जल्दी से हो जीएसटी के तहत लाने के लिए कोशिश यहाँ पे करें, ताकि आधी समस्या वैसे ही दूर हो जाएगी कि रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग।
देखिए लक्ष्मण जी, ए के भट्टाचार्य जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं इनके आर्टिकल भी पढ़ता होता हूँ पहले भी। तो मैं पहली बात, सेकंड प्रश्न का पहले जवाब दे दूं कि हम जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने के लिए बिल्कुल केंद्र सरकार ने कहा है कि हम तैयार हैं। एक कंसेंस फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स को इसमें ऑन बोर्डिंग की जरूरत है। उनके इश्यूज हैं वो जो भट्टाचार्य जी ने और भी महत्वपूर्ण बात कही, जिसको हम सब जानते हैं कि वो जो है कंपेंसेशन कैसे होगा। पहले जब जीएसटी लेके आए थे 16 में 5 साल के लिए बात थी, लेकिन स्टेट्स की बहुत डिमांड के बाद फेडरल स्ट्रक्चर को मानते हुए हम लोगों ने उसको एक्सटेंड कर दिया था 5 साल के लिए। तो ये बात है। और फिर इसीलिए टोबैको और टॉक्सिक जो है अल्कोहलिक चीज़ों पे 35% का एक स्लैब सरकार ने रिकमेंड किया है। अल्टीमेटली जीएसटी काउंसिल इस बात को देखेगा। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जो कंसेंसस बिल्डिंग है वह तो हर चीज में पॉलिटिकल, जब आप रियलिटी को आप पॉलिटिकल एम से क्रिटिसाइज करोगे, इकोनॉमिक इश्यूज को, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी आप पॉलिटिकल नजरअंदाज नजरों से देखोगे, अपोजिशन को खासकर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चाहे वो फार्मर्स बिल हो, अंशुल चाहे जी सुन रहे हैं। लेबर के रिफॉर्म्स हो, इन चीजों में तो कम से कम देश हित में खड़े रहिए ना। ये जो देश की अर्थव्यवस्था जिस मुकाम पे इस वक्त खड़ी हुई है वो एक पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल एक अच्छे मुकाम पे भी है। उसको रियलाइज करने के लिए तो कलेक्टिव विल चाहिए ना। हम तो अपोजिशन को भी कहते हैं भाई इकोनॉमिक इश्यूज को आप इकोनॉमिक एंगल से देखिए, और जो समझदार लोग हैं इकोनॉमी के, उन चीजों उसकी पेचीदगियों के कारण आप बिल्कुल। उस बाल की खाल निकालते रहेंगे तो हम डिस्कस ही करते रहेंगे, आगे ही नहीं बढ़ेंगे। आपका सजेशन है जीएसटी में कुछ इंप्रूव करने के लिए, हम तैयार हैं, हम अमेंडमेंट भी कर रहे हैं। हम तो ये तक कहते हैं कि आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन को इतने बड़े बड़े लेवल पे अमेंडमेंट किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीजों में भी आपने इतने सारे अमेंडमेंट कर दिए, अब हम लोग restrict कर गोपाल जी दिए। आप किसी और डायरेक्शन में डिबेट को ले जा रहे हैं, उस पर अलग से हम नहीं, लोग मैं चर्चा कह रहा करते हूं भी कि रहे हम हैं, तैयार लेकिन हैं, ये है कि opposition का स्वागत है। बिल्कुल opposition को स्वागत बिल्कुल है। आप तैयार हैं, कोई अपोजिशन का suggestion स्वागत है। दीजिए। अपोजिशन को आपने टेक्नोलॉजी न्योता भी दे दिया कि कंस्ट्रक्टिव सजेशन लेकर के आएं और आर्थिक मुद्दों पर कम से कम राजनीति ना की जाए। लेकिन राजनीति है तो हर जगह होगी, लेकिन हाँ ये अपेक्षा जरूर की जाएगी कि राजनीति भी होते रहे लेकिन धीरे से काम भी चलता रहे, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिससे हम आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको देखते हैं, कारोबारी देखते हैं और पूरे अर्थव्यवस्था की नींव इससे जुड़ी हुई है। तो मैं आप सही मेहमानों का इसी बात के साथ धन्यवाद करना चाहूँगा कि आगे जब हम मिलें तो शायद जीएसटी आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखे। और हमारे शो में अपना समय देने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार। कैपिटल मार्केट रिलेटेड एक्टिविटी में, अब वो एक्सचेंज के रूप में आए, एएमसी के रूप में आए, इंश्योरेंस के रूप में आए, ब्रोकिंग के रूप में आए, वेल्थ मैनेजमेंट के रूप में आए, या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के रूप में आए, मेरे हिसाब से ये पूरा जो एक माहौल है वो चलता रहेगा। बहुत साल पहले हम लोग कहते थे